नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डे पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और आज की वीडियो में जो हम ये क्वेश्चन करेंगे, पहले एग्जाम हुआ था 2016 में, तो उसमें जो है क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। तो इसके जो हम यहाँ पर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न है इनको करेंगे, और एक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं उनके दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सीखने का स्तर है। तो इनमें से सीखने का जो स्तर है ये कौन सा है। यहाँ पर जो सीखने का स्तर है ये माना गया है ऑप्शन सी को, तथ्य, सोचना, ज्ञान प्राप्त करना और बोध प्रज्ञान। तो सीखना जो है मानव व्यवहार का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है। मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा विभिन्न भाषाई कौशलों एवं दक्षताओं को सीखने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान को सीखने का सही स्तर माना गया है। तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो ये यहाँ पर नहीं है, हाँ है, अनिश्चित है या कभी कभी होता है। तो ये माना गया है ऑप्शन ए, अर्थात नहीं। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं माना जा सकता। परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और इसके लिए बाह्य उद्दीपनों की आवश्यकता नहीं होती, और यह एक प्रकार से मानव की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। जैसे बीज से पत्ती, टहनी, फल फूल, ये सब चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, वैसे ही प्राकृतिक रूप में किसी पूर्व अनुभव, अधिगम के प्रशिक्षण के बिना परिपक्व की क्रिया के फलस्वरूप जन्मजात योग्यताओं और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है तथा प्राणी में आवश्यक परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर इसमें परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं माना गया है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर चिंतन। चिंतन क्या है। चिंतन को माना गया है यहाँ पर प्रतीकों का प्रयोग। जो चिंतन जो है यहाँ पर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाह्य घटनाएं जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का आंतरिक या मानसिक चित्रण किया जाता है। प्रतीकों का प्रयोग चिंतन का प्रमुख साधन है और प्रतीक वास्तविक विषयों, अनुभूतियों और क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतीकों के प्रयोग से चिंतन को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, प्रौढ़ के लिए। तो अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग प्रौढ़ श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है, और समस्या समाधान से तात्पर्य व्यक्ति विशेष के द्वारा अपनाई गई इससे गंभीर और प्रयोज्यपूर्ण व्यवहार क्रियाओं से है, जिसमें तर्कसम्मत एवं वैज्ञानिक विषयों को अपनाकर समस्या समाधान संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष पद समस्या का उपयोग यहाँ पर ये प्रौढ़ों के लिए माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम। तो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष मूल का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। तो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम जो यहाँ पर रहेगा ये है सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत जो हमें यह बताता है कि सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, क्योंकि यह सूझ के द्वारा होता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो यह कथन किनका है? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह जो कथन है ये रहेगा मानसिक विकास का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और यह कथन मानसिक विकास को दिखाता है। संवेदना को मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें जो कुछ भी अनुभव होता है उसे ही संवेदना कहा जाता है। मानसिक विकास से तात्पर्य बालकों की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, तो व्यक्तिगत जो भेद है इसमें हम क्या पाते हैं? विचरणशीलता, प्रतिमानता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, विचरणशीलता और प्रतिमानता। तो ये जो जेम्स ड्रेवर हैं इनके अनुसार औसत समूह की मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहा जाता है और व्यक्तिगत भेद में विचरणशीलता एवं प्रतिमानता दोनों का समावेश होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मेरडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक किस प्रकार के होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं? तो इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, अधिक स्वस्थ और विकसित। तो ये जो मेरडिथ जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने कहा था कि जिन परिवारों के सामाजिक स्तर ऊंचे होते हैं उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का अधिक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपरा, उच्च पारंपरिक स्थिति, रीति रिवाज आदि बहुत से तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैटल। तो ये जो मनोवैज्ञानिक है कैटल के द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गणों की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो इनके द्वारा यहाँ पर जो शील गुण है इनकी संख्या बताई गई है 16, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके एक इतिहास रच दिया, तो वह इनमें से क्या है? तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। तो इनके द्वारा किया गया था यहाँ पर विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसे टैट कह देते हैं, TAT, तो विषय आत्मबोधन परीक्षण। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो व्यवहारिक जो बुद्धि है इसे कहा जाता है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और उनके बारे में सोचता है, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या, तो बुद्धि के कारकों की संख्या यहाँ पर मानी गई है इसमें 120। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? तो इसे कहा जाता है प्रेरक। प्रवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है यह प्रेरक कहलाती है और इसमें बच्चे के घर, परिवेश, उसके पारिवारिक सदस्यों और स्कूल के संबंध इत्यादि की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए इसमें माना गया है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। तो जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है और इन बालकों में विकास की अधिक संभावनाएं होती हैं। ये समस्याओं का समाधान शीघ्र कर लेते हैं और इन बालकों की पहचान करने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। तो
यहाँ पर जो ये बालक हैं ये कोई भी कार्य हो उसे शीघ्रता से कर लेते हैं, तो प्रतिभावान बालक जो है यहाँ पर उन्हें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग, तो ये माना गया यहाँ पर उदात्तीकरण को। तनाव से जो तात्पर्य माना गया है कि मन और मस्तिष्क की उस हानिप्रद मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से है जिसका परिणाम हमें शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के रूप में भुगतना पड़ता है। तो उदात्तीकरण जो है तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की एक विशेषता नहीं है? तो ये जो यहाँ पर एक प्रकार का जो विकार है, ये विकार से वाला क्वेश्चन एग्जाम में एक जरूर आता है। तो डिसलेक्सिया की एक यहाँ पर जो विशेषता है ये इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो है यहाँ पर इसमें विशेषता एक नहीं मानी गई है। डिसलेक्सिया ये पढ़ने लिखने से संबंधित एक मानसिक विकार है जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी आती है। वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, लिखने की धीमी गति, छुपे हुए शब्दों को सीखने और याद रखने की कठिनाई इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये जो यहाँ पर इसमें माना गया है। और ये जो यहाँ पर विकार वाला जो एक क्वेश्चन है, कोई सा भी एक एग्जाम हो उसमें जो है विकार वाला क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरण सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो सशक्त अभिप्रेरण सीखने का प्रभावशाली घटक ये माना गया यहाँ पर शीघ्र सीखता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है जिसके द्वारा बालकों में सीखने की रुचि उत्पन्न होती है और जिसके कारण बालक जल्दी सीखता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक विशिष्ट स्थिति होती है जो उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। तो यहाँ पर सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक जो है शीघ्र सीखना है, इससे माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह है यहाँ पर मंदबुद्धि बालक को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा यहाँ पर मंदबुद्धि बालकों के लिए बताई गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी, उदाहरण देकर। तो उन्हें चाहे कोई भी उदाहरण इसमें दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है और विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण और सविचार प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के ज्ञान को बढ़ाना और परिमार्जित कर उपयोगी बनाना है। साथ ही शिक्षण संस्थाओं की व्यवहारिक समस्याओं का हल खोजना भी इसी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो यह रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर दो प्रकार के। तो उपलब्धि परीक्षण जो दिए जा सकते हैं, तो यह दो प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए और इसके लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, लेकिन ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग इस कार्य हेतु बेहतर होता है। नेक्स्ट है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009
देश में लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। तो डेट है 1 अप्रैल 2010। अगला जो क्वेश्चन है, NCF 2005 में कला शिक्षक को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका जो उद्देश्य है ये सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना तथा छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब बालक की परीक्षा के द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। तो उस परीक्षा को कहा जाता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जो है परीक्षा की एक मूल्यांकन प्रणाली है। इससे योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है और परीक्षा के माध्यम से विश्वसनीयता के द्वारा बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन की एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो ये किसे माना गया है? ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, योगात्मक मूल्यांकन को। योगात्मक मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। तो मनुष्य जीवन का जो आरंभ है ये माना गया है केवल एक कोष से। अमीबा एक कोषीय जीव का ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शैशवावस्था की एक विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो यह है नैतिकता का होना। शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं इसमें शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता आदि को सम्मिलित किया जाता है और नैतिकता के होने का संबंध बाल्यावस्था व किशोरावस्था से है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित उपयोग और इनमें से किससे है? तो ये माना गया है शक्ति और गति से। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था मानसिक विकास का वह चरण है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवधि में पूरा होता है, जिसका संबंध मांसपेशियों के विकास, पैरों का उचित उपयोग और शक्ति एवं गति से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो यह जो परिभाषा यहाँ पर ये इनमें से किन मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा है क्रो एम क्रो की। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना है क्रो एम क्रो ने। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा गया है। तो मेच्योरिटी का समय, तो ये माना गया है यहाँ पर बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था जिसे 2 चरणों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसको मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा गया है क्योंकि इस दौरान सामाजिक विकास का प्रारंभ नहीं होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।